पे हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। 100 दिन से ज्यादा 125 दिन की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 25% इजाफा इसमें किया गया है। इस मेरिट पे हमसे टकराइए, बोलिए कि भैया क्यों आपने कर दिया, 25 दिन ज्यादा की गारंटी आप क्यों दे रहे हैं, इस पे चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। इन्होंने एक और भ्रम क्या फैलाने का काम किया कि आप लोगों ने स्टेट के ऊपर भार डाल दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे पहले के समीकरण के बनिस्बत अब 60-40 का रेशियो आ गया, तो अब स्टेट के ऊपर भार पड़ेगा। किसको चिंता हो रही है इस बात की? विपक्ष को। कितने राज्यों में सरकार है भैया आपकी? स्टेट पे भार पड़ने की चिंता किसी को होनी चाहिए तो हम लोग को होनी चाहिए ना। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। कितनी जगह पे आपकी राज्य में आपकी सरकारें हैं कि आपको चिंता हो रही है कि स्टेट के ऊपर भार पड़ रहा है? और वैसे तो हर चीज में संघीय ढांचे को ये याद कराएंगे। जब केंद्र से लाभ लेना होगा तो उसमें संघीय ढांचा ये बोलते नहीं थकते। और जब संघीय ढांचे के आधार पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच के साथ स्कीम का निर्माण किया जाता है तो उसमें इनको एतराज हो जाता है कि भैया स्टेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मनरेगा के विफल होने का। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कभी उस ओनरशिप को समझा ही नहीं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते हैं और ऐसे में स्टेट को कभी उस ओनरशिप का एहसास ही नहीं हुआ। मनरेगा में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना के बराबर उनका योगदान होता था, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। पर आज जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब ये जिम्मेदारी जब बांटी जाएगी तो राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी और राज्य भी इस बात को अब सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है। तिलमिलाहट का कारण बना। इन्होंने जितने संशोधन भ्रष्टाचार में कर एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, जी राम जी के नाम से गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण को लेकर इस योजना को लाया गया। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि इन्होंने जो स्कीम भ्रष्टाचार के लिए तैयार की थी उसको एक सशक्त स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा कैसे दिया जा रहा है। तो इन्होंने 2-3 बिंदु इसमें से उठाने का काम किया। सबसे पहले तो भावनात्मक तरीके से राजनीति करने का काम किया कि इसमें से बापू का नाम हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। नाम क्यों बदला गया? प्रभु इतिहास गवाह रहा है, भारत में समय समय पर योजनाओं में सुधार किए गए हैं, योजनाओं में बदलाव किए गए हैं परिस्थिति के अनुसार, और कई बार संभवतः उस योजना से प्रेरणा लेते हुए एकदम नए स्वरूप में दूसरी योजनाओं का गठन किया गया है और उसका नाम बदला गया है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का कोई अपमान करने के लिए कांग्रेस वाले ही कितनी हम लोग की योजनाओं को गिनाते फिरते रहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत क्या है, हम भी तो निर्मल ये करते थे, वो करते थे, उसी का ही एक स्वरूप है ये। तो जब आपको वो बातें समझ में आती थी तो आज इस बात पे राजनीति करने का क्या आधार बनता है कि आप बापू का नाम हटा रहे? कौन बापू के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी सकता है? और आपको ऐतराज किस नाम से हो रहा है? इसके खैर कई कारण हैं। राम से आपको ऐतराज रहा है, इस बात का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सोच राम, सनातन, इन सब को लेकर क्या रही है ये किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण, उसमें इनका बहिष्कार, ये तमाम चीजें दिखाता है कि कांग्रेस को इस नाम से ऐतराज रहा है। पर कैसे बोले कि इस बात से हमको ऐतराज है, इस नाम से हमको ऐतराज है, तो उसका आधार क्या बनाया गया कि भाई बापू का नाम आपने बदल दिया। बापू के सबसे प्रिय नामों में से एक राम जी का नाम था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो आखिरी क्षणों में उनकी जुबान पे हे राम ही था। और मैं नाम की राजनीति में नहीं उलझना चाहता, आप इसके मेरिट्स पे चर्चा कीजिए ना। जी राम जी के मेरिट्स में मुझे अगर आप जिक्र करें तो लगभग पिछले 1.25 साल में खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराकर बिहार में निवेश लाने का कार्य किया। मैं अभी अपने मंत्रालय की योजनाओं पे नहीं जा रहा हूँ, उसका मैंने जिक्र किया कि मेरे PMFME जो हम लोग की योजना है उसका अक्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है तो वो बिहार का ही रहा है। ऐसे ही PMKSY के माध्यम से भी बिहार में कई यूनिट्स की स्थापना की गई। बट फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार कनेक्ट हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप सब ने भी उसको कवर किया था। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने 70 देशों से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर। और साथ ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो लगभग पिछले साल सवा साल में 10,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में हम लोग लाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जा रही है। विस्तृत डिटेल भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ लिखित रूप में साझा कर दूंगा। साथ ही में जो एक सबसे बड़ी योजना मेरे विभाग की है, मेरे पिता जिस विभाग में गए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके उस मंत्रालय का जो सबसे बड़ी योजना है उसको कैसे हम लोग बिहार लेकर आए। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टम जो कि एक INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, और अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली हरियाणा में है और दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इस बात की औपचारिक घोषणा की गई थी कि तीसरा निफ्टम बिहार को मिलने जा रहा है। हम लोगों ने उसके लिए ज़मीन ढूंढनी भी शुरू की है। इससे पहले इस विभाग को नीतीश मिश्रा जी देख रहे थे, पर अब दिलीप जायसवाल जी से मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है निफ्टम को लेकर ज़मीन के लिए। उन्होंने एक ज़मीन का प्रस्ताव भी दिया है और मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बिहार को एक अलग पहचान ये इंस्टीट्यूट दिलाने का काम करेगा। और मैं मानूंगा कि समय रहते 2-1 साल में ही इसके निर्माण कार्य को भी हम लोग पूरा कर दें। ये इनिशियल स्टेज में खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने काम किए हैं ये वो है। इतनी सनसनीखेज लगती हैं सुनने में ना, इनका कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में NDA को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज़्यादा विधायकों के साथ हमारी NDA की सरकार चल रही है। मैं ज़रूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क ज़रूर किया है, उनकी इच्छा ज़रूर रही है। मैं अब खुद भुगतभोगी रहा हूँ, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क में मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें एक असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज़्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूँगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज़्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों
राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता रहा। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती। यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहते। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर थोड़ा इस पर जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया। जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया गया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी, किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और ना ही भाई हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी हैं, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीत गया, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे हैं वहां पे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं, उसका यकीनन लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे। रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले, बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार हैं, आप कीजिए, और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके। मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें ऐतराज नहीं था। हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको ऐतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है, और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है
जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआईआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं, मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं। सोच से लिया गया ये फैसला। मनरेगा को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से देखा कि देश में इसको बनाकर भी, इसको आधार बनाकर भी राजनीति करने का प्रयास किया गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत होगा कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन। साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, यह अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हां, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है, तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा है। पर भ्रम फैलाकर इन लोगों ने हमें बिहार जीतने में मदद की। उसी तरीके से अब जी राम जी का विरोध कर ये हम लोग को बंगाल जीतने में भी हम लोगों की ही मदद करेंगे। सेल्फ गोल करने के लिए कांग्रेस, उनके सहयोगी, उनके नेता जाने जाते हैं, तो यकीनन इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। नव वर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूं कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा, और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है। जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोगों के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं। पर अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज़्यादा बनेगी, क्योंकि सरकार का हिस्सा हूं मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा हैं जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पे राज्य मंत्री के दर्जा के साथ
ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक। आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा और 5 सालों के बाद जब पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इस चुनाव में किए गए हर एक वादे को पूरा करते हुए पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। जनता ने जितना विश्वास किया है मुझ पर, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में पिछले साल के अंतिम महीने में जब की थी, मैंने कहा था साथियों, सबसे पहले क्योंकि इस नए साल में पार्टी की तरफ से आयोजित ये पहली प्रेस वार्ता है, ऐसे में यहाँ पे मौजूद प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को, आपको, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी नववर्ष की शुभकामनाएं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि ये साल बीते हुए सालों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशहाली लेकर हम सबके जीवन में आए, ये कामना करता हूं। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समक्ष मैं भी रखूंगा, आप लोगों के यकीनन कई सवाल भी होंगे, उनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समक्ष अपनी बातों को, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया है। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, कृपया अपना जगह ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है, आप लोग अपना जगह लें। लाइट वाइट का भी करना पड़ेगा। स्वागत कर